ये मैंने आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से बनाया है, बार बार तब्दीलियां करता रहा कि एक अच्छा टूल बनाने में मैं आप लोगों के लिए कामयाब हो जाऊं, और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हुई। WP नेटिव ऐप आर्किटेक्ट, ठीक है, ये करता क्या है? सवाल यहां पर यह है, मैंने कहा कि ये आपकी 3 परेशानियां खत्म कर देगा। तो वो 3 परेशानियां क्या है, हम इस बात को समझेंगे। यहां पर देखिएगा, जो 3 परेशानियां हैं आपकी, पहली परेशानी आपकी ये है कि आपको जब कोई टूल बनाना होता है किसी भी तरह का, तो आप एंटी ग्रेविटी में जाके एक लाइन लिखते हैं बस। जैसे आप लिखते हैं कि मुझे स्कूल के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है। अच्छा, अबू बकर कहते हैं सर आपका इलाज मेरे पास है, हमारी 150 साला खानदानी हिकमत है माशाल्लाह, और बेटा आपका इलाज मेरे पास है, हमारी 500 साला खानदानी हिकमत है पढ़ाने की। तो कम वक्तो, पहले मैं आपका इलाज करूंगा, फिर आप मेरा इलाज करना। अब मैं आपकी चेट बंद कर देता हूं, नहीं तो आप लोग मेरा इलाज ही करते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं। अब यहां पर देखें तो 3 चीजें हैं, 3 परेशानियां हैं आप लोगों को। पहली परेशानी क्या है कि आप लोगों को कोई भी टूल बनाना होता है तो आप एक जुमला लिखते हैं, ज्यादा तफसील में नहीं जाते क्योंकि आपको पता नहीं है कि तफसील में जाना कैसे है। जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, वो आपको नहीं पता। तो नतीजा ये है कि जैसे तैसे करके आप कोई टूल बना लेते हैं और खुश हो जाते हैं। और दूसरी परेशानी आपकी ये है कि आप लोग जब कोई टूल बनाने में कामयाब हो जाते हैं प्लगइन की सूरत, तो उसे एक्टिवेट करने के बाद वो आपको बैक एंड पर डैशबोर्ड के दिखाई देता है, फ्रंट एंड पर नहीं होता, जिसमें आपका डैशबोर्ड का जो मेन्यू होता है वो वर्डप्रेस का होता है, जो बहुत बुरा दिखाई देता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपना डैशबोर्ड बनाएं, अपना डैशबोर्ड बनाएं, तो आपको समझ भी नहीं लगती कि अपना डैशबोर्ड बनाना क्या होता है। तीसरी परेशानी आप लोगों की यह है कि आपको अगर कोई टूल बनाना हो तो उसके मुतालिक एक उसूल है कि पहले उस तरह के बने हुए टूल्स का जायजा लिया जाए। बिलफर्ज मैं दर्जियों के लिए एक टूल बना रहा हूं, तो उसूल क्या समझाता है, उसूल क्या कहता है, कानून क्या कहता है? कानून कहता है, उसूल कहता है कि आप उस तरह के कम से कम 10 टूल्स का जायजा लें ऑनलाइन जाकर, उनको जाकर देखें कि लोगों ने क्या बनाया है, फिर उसकी कमियां नोट करें, फिर उसकी खूबियां नोट करें अलग अलग पेज पर, और फिर जो अपना टूल बनाए उसमें वो कमियां नहीं होनी चाहिए और वो खूबियां होनी चाहिए, और जो खूबियां आपके ख्याल में उस टूल में होनी चाहिए थी और नहीं है, वो भी आपके टूल में होनी चाहिए। ये रिसर्च का काम है, तहकीक का काम है, और वो आप लोग नहीं करते, ना इतना टाइम है किसी के पास। तो ये टूल क्या करेगा, ये जो मैंने बनाया है ये तीनों काम करेगा। ये रिसर्च करता है निहायत गहराई से, फीचर्स तलाश करता है, फिर उन फीचर्स को शामिल करता है जो टूल आप बनाना चाहते हैं उसमें, पहला काम। दूसरा काम, निहायत तफसीली प्रॉम्प्ट लिख कर देता है। तीसरा काम, सारा काम ऑटो कर देता है अपनी प्रॉम्प्ट में, ताकि आपको डैशबोर्ड बनाने के लिए ना पेज बनाना पड़े, ना शॉर्ट कोड बनाना पड़े, ना शॉर्ट कोड को खुद जाके कॉपी पेस्ट करना पड़े। आपको कुछ भी नहीं करना, बस बैठकर तमाशा देखना है, ठीक है। अब इस बात को अगर हम अमली तौर पर यहां आजमाना चाहें तो मैं क्या करने लगा हूं, मैं यहां पर इसे एक बात कहने लगा हूं
गौर से देखिएगा। मुझे दर्जियों के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसमें दर्जियों के काम की मुनासबत से हर वो फीचर शामिल हो जो जरूरी है। इसके अलावा ये बात भी याद रखें कि इस मैनेजमेंट सिस्टम में कपड़ों की खरीदो फरोख्त का निजाम भी शामिल हो। सादे अल्फाज में मैंने ये प्रॉम्प्ट दी, ये मैं आपको दे देता हूं ये प्रॉम्प्ट कि इस तरह से बात कर सकते हैं आप लोग एआई से। ठीक है, अब ये क्या करेगा देखें। आपका ख्याल बहुत जबरदस्त है। एक प्रोफेशनल दर्जी के लिए ऑर्डर लिख लेना काफी नहीं होता, बल्कि पैमाइश का रिकॉर्ड, कारीगरों की उजरत, कपड़े का स्टॉक और कस्टमर को बर वक्त इतला देना असल चैलेंज होता है। अब ये देखें कितनी गहराई से जाएगा ये टूल। ठीक है, मैंने आपकी जरूरत के मुताबिक इस सिस्टम का मुकम्मल खाका और प्रॉम्प्ट तैयार कर दिया है। ये सिस्टम वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए एक आजाद सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा, जिसमें रिएक्ट के बजाय तेज रफ्तार नेटिव पीएचपी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। रिएक्ट को मैं यहां इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब ये होती क्या है कि आप लोग बाद में समझेंगे, एडवांस कोर्स में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखें क्या क्या शामिल कर रहा है। पैमाइश का मुकम्मल रिकॉर्ड होगा, उसके अंदर हर कस्टमर के लिए एक अलग प्रोफाइल होगी ताकि उनका रिकॉर्ड आपके पास रहे। कमीज, शलवार, वास्कोट वगैरह की तफसीलात फोटो के साथ महफूज होंगी। ठीक है, ऑर्डर की ट्रैकिंग का निजाम होगा। देखें, कटिंग, सिलाई, डिलीवरी तक के तमाम मराहल। इन्वेंट्री और सेल्स का रिकॉर्ड सारा होगा कि आपने कितने में कपड़ा खरीदा और जब उसे बेचा तो कितने में बेचा, उसका पूरा सिस्टम होगा यहां पर, और उसके नफा नुकसान का हिसाब भी होगा। फिर कारीगर के लिए कमीशन वगैरह का खुदकार निजाम होगा, क्योंकि आपके पास कई सारे दर्जी काम करते होंगे। मालियाती रिपोर्ट होगी, ठीक है, अलग अलग टाइप की। फिर खुदकार नोटिफिकेशंस का निजाम होगा और प्रोफेशनल इनवाइसिंग होगी जिस पर क्यूआर कोड का निजाम भी होगा। और ये सारी तफसील के लिए इसने एक प्रॉम्प्ट लिख दी। अब कितनी रिसर्च है इसमें और कितनी गहराई है इसमें, और आप लोग अगर गौर करें यहां पर इस प्रॉम्प्ट के अंदर अगर गौर करें तो ये डेटाबेस के लिए रॉ जो है ना वो जनरेट करवा रहा है। हर कॉलम के हर तरह का रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में अच्छे से अलग अलग महफूज रहे, आप उसका बैकअप भी बना सकें, आप उसको रिस्टोर भी कर सकें। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये डेटाबेस का मौजू एडवांस लेवल में आप लोग पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, लेकिन यूं समझ लें कि ये पूरा रिकॉर्ड बैकअप कर रहा है आपका, ताकि आप कभी भी महफूज कर सकें उसे और अच्छे से आपका रिकॉर्ड रहे। ठीक है, फिर यहां पर अगर आप देखें तो ये अलग अलग फेज में काम को तकसीम कर रहा है, जिससे एआई को बहुत आसानी हो जाती है और वो बहुत सहूलत से काम करता है। ठीक है, फेज 1 देखें यहां पर जब काम शुरू होगा फेज 1 होगा, फेज 2 और फेज 3 और फेज 4 और 5 6 7 8 फेज में इसने आपका काम तकसीम कर दिया ताकि वहां पर ये आसान हो जाए, एआई को करना आसान हो जाए। यानी तकनीकी जो चीजें होती है जो आपको पता भी नहीं है वो भी ये इसने खुद संभाल ली। ठीक है, वो इसने खुद संभाल ली कि भाई मैं इस तरह से काम करके, मतलब आपने अब करना क्या है, आपने अब ये करना है कि इसको कॉपी करना है आपने यहां से और एंटी ग्रेविटी में आ जाना है। कितना आसान है ये काम आपके लिए। सबसे पहले तो आपने इसे रन कर देना है भाई। ये जो आपका ज़ैम्प है, सबसे पहले तो इसे रन करना है। मैं ज़ैम्प को रन करता हूं। ठीक है, ज़ैम्प को रन करने के बाद कहां गया हमारा ज़ैम्प, ये रहा, दूसरी स्क्रीन पर आ गया है, माजरत, ये रहा। इसे स्टार्ट करते हैं, MySQL को भी स्टार्ट करते हैं, दोनों चीजों को हम स्टार्ट कर देते हैं।
इन दोनों चीजों के स्टार्ट हो जाने के बाद अब हमने देखना है कि हमारे पास वर्डप्रेस है या नहीं है। तो htdocs में जाते हैं। बिल्कुल हमारे पास यहाँ एक है जिसका नाम है एज प्रो, ठीक है। या मैं एक बल्कि इसी में कर लेते हैं, ये एज प्रो नामी वर्डप्रेस का जो फोल्डर है, इसमें हम ये अपना सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से एंटी ग्रेविटी को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद पहले से मौजूद अपनी किसी फाइल को क्लोज कर देता हूं, अभी हमने इसमें काम नहीं करना। और यहां ओपन फोल्डर में आकर मैं इसे वर्डप्रेस का अपना फोल्डर दे दूंगा, मुकम्मल फोल्डर, ठीक है। htdocs में आया और htdocs में आकर ये एज प्रो वाला जो मेरा वर्डप्रेस है, मैं इसे यहां पूरा मुकम्मल अपलोड कर देता हूं। उसके बाद मैं यहां वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करूंगा जो हमने हमारे टूल ने दी है और यहां इंटर कर दूंगा। अब बैठ कर सिर्फ तमाशा देखना है, ठीक है। अब आपने कुछ भी नहीं करना। हर वो निजाम जो आपको इस टूल के बगैर खुद करना था, जैसे पेजेस बनाना, अब आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट कोड को कॉपी करना फ्रंट एंड के लिए, अब आपको नहीं करना। रिसर्च करना, अब आपको नहीं करना, ठीक है। डेटाबेस के हवाले से हिदायत देना, अब आपको नहीं करना, ठीक है। तकनीकी तौर पर अपने काम को हिस्सों में तकसीम करना ताकि एआई आसानी से करे, अब आपको नहीं करना। आपको सिर्फ इस टूल को इस्तेमाल करना है जो मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किया है, और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखिएगा, सिर्फ इंतजार। जब आपका काम तैयार हो जाएगा तो आपको रवायती डैशबोर्ड वर्डप्रेस का नहीं दिखाई देगा, आपको अपना काम अलग से दिखाई देगा, ठीक है। और आप अपने काम को अपने होम पेज के तौर पर सेट कर सकेंगे। ठीक है, शायद इसने बना भी लिया, मुझे लगा सिर्फ इसने प्लान बनाया है। ठीक है, अब देखें, अब हमने ये करना है कि हमने आना है उस वेबसाइट में जिसमें हमने ये काम किया है। और वो वेबसाइट कौन सी है? लोकल होस्ट पर एज प्रो के नाम से हमारा फोल्डर था। थोड़ा सा इंतजार करते हैं वेब के ओपन होने का। यहाँ लॉगिन होना था हमें, माजरत, तो मैं wp-admin भी लिखूंगा साथ में।
यूजर नेम एडमिन था हमारा, हमेशा होता है। पासवर्ड भी एडमिन ही हम हमेशा रखते हैं। रिमेंबर कर देता हूं ताकि आइंदा ना देना पड़े। और अब हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ से हम प्लगइन्स वाले पेज में आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ हमारा प्लगइन बन चुका है, ये रहा। इसे एक्टिवेट करेंगे। अब इसे एक्टिवेट करने के बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपका बनाया हुआ टूल यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आपने करना क्या है, आपने आ जाना है यहाँ पर पेज में, ठीक है। पेजेस में आने के बाद यहाँ देखें तो ये रहा आपका पेज जो इसने बनाया है सबसे लास्ट में। आपने यहां से इसे ओपन करना है व्यू से, ये जो व्यू लिखा हुआ है यहां से ओपन करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और यहां पर जो हमारा डैशबोर्ड है बहुत ही बुरा हमें दिखाई दे रहा है, तो कोई तो गड़बड़ है इसमें। उसके लिए हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, और इस स्क्रीनशॉट को मैं दूसरे तरीके से ले लेता हूं। यहां स्क्रीनशॉट कॉपी करूंगा और कॉपी करके, अच्छा मैं आपको एक बता दूं कि मेरे इसकी लिमिट खत्म हो गई है, मैं दूसरी आईडी से फिर लॉगिन होऊंगा। मैं ये फ्लैश यूज कर रहा हूं, जेमिनी 3 फ्लैश, ये सबसे कमजोर मॉडल है और यही आखिर में बच जाता है, ये बाकी ऊपर वाले दो भी काम नहीं कर रहे। और ये फिर बहुत ज्यादा गलतियां करता है, मतलब जब इसकी बजाय आप प्रो का हाई का इस्तेमाल करते हैं या क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक ही बार में बहुत अच्छे नतीजे मिल जाते हैं। बहरहाल अब मैं इसको ये दिखा देता हूं, ये जो खराबी है ये मैं इसे दिखा देता हूं, यहाँ स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देता हूं ताकि ये इस काम को दुरुस्त कर सके। CSS का कहीं मसला चल रहा है तो ये वो दुरुस्त कर देगा। ये टूल काम बहुत फास्ट करता है, जेमिनी 3 फ्लैश, लेकिन ये गलतियां भी बहुत करता है। इसके मुकाबले में प्रो थोड़ा स्लो चलता है लेकिन बहुत बेहतरीन काम करता है। देखिए इसने CSS को किया एडिट। हमेशा याद रखिएगा कि CSS डिजाइनिंग के लिए है, लैंग्वेज जो है ना CSS ये डिजाइनिंग के लिए है, ठीक है। ये चीज आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये देखिए ये कह रहा है कि मैंने कर दिया इसे, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पर और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखें कितना प्यारा डैशबोर्ड बना है, कितना प्यारा सिस्टम बना है और कितने मजे की चीज बनी है, क्योंकि हमने एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इससे दी। मैं आपकी चैट ऑन करता हूं, आप लोग मुझे बताएं कि मजा आया आपको या नहीं आया, क्योंकि यहां पर कोई रवायती डैशबोर्ड नहीं है, आपका कोई रवायती डैशबोर्ड नहीं है। फ्रंट एंड पर आपका सारा सिस्टम, सारा निजाम है जो बैक एंड पर सारा डेटा रख रहा है, महफूज कर रहा है। इस पर मेरी बड़ी मेहनत लगी है बेटा, मैं एक बात बता दूं, मेरी बहुत मेहनत लगी है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे बन जाता है, ठीक है ना। कल रात मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मसरूफ रहा, रात 2-3 बजे तक मेरे स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनसे गपशप रही। उसके बाद भी मैं जागता रहा सुबह तक और मैं सिर्फ आपके लिए ये टूल बनाता रहा हूं, ठीक है। ये देखें अब आपका काम कितना आसान हो गया। तकनीकी तौर पर जो चीजें आपको नहीं आती वो मैंने आपको तैयार करके दे दी हैं कि यार क्या आप अपना दिमाग खपाएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? कितना प्यारा सिस्टम जो है ना इसने फौरन बना, एक जुमला मैंने कहा है और डैशबोर्ड आपका अपना है। आप रवायती वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। बात समझ आ गई बेटा आप लोगों को? तो ये निजाम है। देखें दूसरा पेज देखें इसका कितना प्यारा है, ठीक है। कस्टमर देखें, यहां पर आएंगे, इन्वेंट्री देखें,
यहां पर आएगी स्टाफ और रिपोर्ट्स। ठीक है, ये मैंने आज के दिन बड़ी कोशिश की कि आज ये तैयार हो जाए और मैं आप लोगों को दे दूं। और ये मैंने कोशिश इसलिए की खास तौर पर आज के दिन के लिए, क्योंकि कल और परसों आपकी छुट्टी है और मैं ये चाहता हूं कि छुट्टी वाले दिन आप इस टूल का बेहतरीन इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा चीजें और बेहतरीन चीजें आप लोग तैयार कर सकें। ठीक है, हाँ 27 को क्यों ऑफ होगी बेटा? 27 को क्या है? 27वीं शब की बात कर रहे हैं, वो जो बड़ी रात कहलाती है उसकी बात कर रहे हैं बेटा आप। हाँ तो बेटा क्यों ऑफ करेंगे? हम कौन सा गुनाह का काम कर रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ये भी सवाब का काम है, अच्छा काम है, इसमें भी दीन और दुनिया की बहुत भलाई है। ठीक है, वो एक साहब थे, उन्होंने खिड़की बनाई। क्या किया? खिड़की बनाई। तो उनके उस्ताद ने उनसे पूछा कि बेटा ये खिड़की आपने क्यों बनाई? उसने कहा रोशनी आएगी और हवा आएगी ताजा, इसलिए मैंने ये खिड़की बनाई है। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा अगर सिर्फ नियत ये कर लेते कि मैं ये खिड़की इसलिए बना रहा हूं कि अजान सुनाई देगी ताकि मैं नमाज के लिए जा सकूं, तो हवा ने तो फिर भी आना था, रोशनी ने फिर भी आना था, लेकिन सिर्फ आपकी नियत की वजह से जब तक ये खिड़की रहती तो आपको सवाब भी मिलता रहता। तो आपने कहा कि 27वीं शब को हम छुट्टी करेंगे, तो भाई हम अगर नियत ये कर लें कि हम ये इसलिए सीख रहे हैं कि हम इसके जरिए रिज़्क़ हलाल कमाएं और हराम से बचें और अपने वालिदैन को खुशियां दे सकें, अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर कर सकें और दीन और दुनिया की भलाई हासिल कर सकें, तो बेटा जो आप सीख रहे हैं ये भी इबादत हो जाएगा। आपका ये सीखना भी इबादत में शुमार होगा और जो वक्त आप यहां गुजारेंगे वो भी आपकी जानिब से इबादत के तौर पर लिखा जाएगा, क्योंकि आपकी नियत उसमें अच्छी थी। सीखने से तो कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है? वही चीजें आप करेंगे, वही चीजें आप सीखेंगे, लेकिन जब नियत होगी तो आप उस नियत की वजह से जो है ना 27वीं रात में जब क्लास लेंगे तो आपको उसका दुगना सवाब मिलेगा। तो एक हदीस है जिसका मफहूम है कि सारे आमाल का दारो मदार नियत पर है। एक मस्जिद के बाहर एक शख्स आया और उसने एक लकड़ी गाड़ दी, वहां पर एक लकड़ी गाड़ दी। उसने क्यों गाड़ी वो लकड़ी? उसने कहा कि कोई बंदा अपना जानवर लेकर आएगा तो वो यहां बांध सकेगा इसके साथ। एक और शख्स आया, उसने वो लकड़ी वहां से निकाल कर फेंक दी और उसने कहा कि किसी को ठोकर ना लग जाए अंधेरे में। दोनों को अजर मिला, दोनों को सवाब मिला, हालांकि दोनों का अमल उल्टा था। एक ने लकड़ी लगाई और दूसरे ने निकाली, लेकिन उनकी नियत की वजह से दोनों उसमें शामिल हुए। तो बात समझ आ रही है बेटा? 27वीं रमजान को कोई छुट्टी वाला प्लान नहीं है, हमने बैठना है, हमने पढ़ना है, ठीक है? अब हम यहां पर आते हैं और आपके माइक ऑन करते हैं, आपकी चैट ऑन करते हैं, सवाल जवाब का आपको मौका देते हैं, तो सवाल पूछिए, जवाब हासिल कीजिए और शोर मत कीजिएगा। एक एक का माइक मैं खुद ऑन करूंगा तो सिर्फ उन्होंने ही फिर सवाल पूछना है जिन्होंने हाथ उठाया होगा, सबने नहीं बोलना शुरू कर देना, ठीक है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।